नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में तेजी। कोबरा बटालियन का 15 को मार गिराने का दावा। सुकमा हमले में शामिल 8 गिरफ्तार। इजरायल से विवाद सुलझाने के लिए फिलिस्तीन ने मांगी भारत से मदद। प्रधानमंत्री ने कहा स्वतंत्र फिलिस्तीन को हमेशा समर्थन। विकास और राजनयिक संपर्क पर 5 करार। वन बेल्ट परियोजना पर भारत को श्रीलंका का समर्थन। कहा कश्मीर को लेकर चिंताएं वाजिब। पाक अधिकृत कश्मीर की वजह से हिस्सा नहीं बना भारत। नोटबंदी के बाद बढ़ी करदाताओं की तादाद। दायरे में आए 91 लाख नए लोग। ऑपरेशन क्लीन मनी पोर्टल की शुरुआत। और संयुक्त राष्ट्र ने घटाया भारत के विकास दर का अनुमान। 7.7 से गिरकर 7.3% रहने की उम्मीद। बैंकिंग क्षेत्र के खराब प्रदर्शन को बताया वजह। छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए नक्सली हमले के बाद नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने आर पार की लड़ाई में बीजापुर में 15 नक्सलियों के मारे जाने का दावा किया है। पूरे अभियान पर रायपुर से नजर रखी गई है। सुकमा हमले के बाद सुरक्षा बलों के इस अभियान ने नक्सलियों के होश उड़ा रखे हैं। यह तस्वीर है कोबरा बटालियन की उस अभियान की जिसमें जवान नक्सलियों को करारा जवाब दे रहे हैं। बीजापुर जिले की सीमा पर 12 से 16 मई के बीच चले ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों के बीच वायरलेस सेट पे हुई बातचीत के आधार पर यह कार्रवाई की गई। कोबरा बटालियन ने इस अभियान में करीब 15 नक्सलियों को मार गिराने का दावा किया है। दोनों मुठभेड़ में 10 से लेकर 15 तक नक्सली मार गिराने का जो संभावना बताया जा रहा है और काफ़ी संख्या में उनका नक्सली घायल भी हो सकता थे और ग्राउंड इनपुट्स को भी हम इसी तरीके से प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा जो इस एंटायर ऑपरेशन में इंडियन एयर फोर्सेस का भी काफ़ी एक अच्छा भूमिका रहा। जंगलों में हो रही गोलीबारी के वक्त रायपुर से ऑपरेशन की निगरानी की जा रही थी। साथ ही सुरक्षा बलों से जुड़े अधिकारी भी हालात पर नजर बनाए हुए थे। बस्तर रेंज के डीआईजी ने इसकी जानकारी दी। रायपुर में भी इस अभियान को बहुत क्लोजली मॉनिटर की गई थी एसआईबी और एंटी नक्सलेट ऑपरेशन हेडक्वार्टर से। इस प्रकार का ये एक कॉम्बाइंड एफर्ट के साथ ये चाहे एक अभियान नक्सलेट का कोर इलाका माना जाता है जहाँ पर उनका मिलिट्री बटालियन मिलिट्री कंपनीज का लोकेशन रहता है। उन कोर इलाके में फोर्सेस ने अंदर घुसपैठ किया। सुकमा हमले में 25 जवानों की शहादत के बाद से सुरक्षा बल नक्सलियों के खिलाफ पूरी तरह सक्रिय हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में इस बात पर सहमति बनी थी कि नक्सलियों से अब सख्ती से निपटा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दूसरी तरफ राज्य पुलिस बल और सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन ने मंगलवार को 8 नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस का कहना है कि ये सभी सुकमा में सीआरपीएफ पर किए गए हमले में शामिल थे। पकड़े गए 8 में से 3 नक्सलियों को चिंतागुफा थाना क्षेत्र जिला पुलिस ने और 5 को चिंतलनार थाना क्षेत्र से कोबरा बटालियन ने गिरफ्तार किया। इन सभी पर 7 मार्च को बुरकापाल गांव के पूर्व सरपंच की हत्या करने का भी आरोप है। इसके अलावा ये आरोपी हत्या की कोशिश, आगजनी, लूट और बारूदी सुरंग में विस्फोट जैसी वारदातों में भी शामिल रहे हैं। मंगलवार को ही स्थानीय अदालत में पेशी के बाद इन सभी को जेल भेज दिया गया। सुकमा हमले के बाद से अब तक इस मामले में 17 नक्सलियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इजरायल के साथ विवाद के बीच फिलिस्तीन को भारत ने विकास के क्षेत्र में सहयोग का भरोसा दिया है। दिल्ली में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास की मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि फिलिस्तीन के मामले में भारत के रुख में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वहीं फिलिस्तीन ने इजरायल के साथ विवाद सुलझाने में भारत से मदद मांगी। दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए 5 समझौते हुए। 4 दिन की भारत यात्रा पर आए फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास का मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में शानदार स्वागत किया गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी आगवानी की।
इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के बीच शिखर वार्ता हुई। दोनों नेताओं ने मध्य पूर्व की स्थिति पर बात की। इस मौके पर दोनों देशों के बीच 5 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इसमें कृषि, स्वास्थ्य, सूचना तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा युवा मामलों में सहयोग और राजनयिकों की वीजा मुक्त यात्रा शामिल है। President Abbas and I agreed that both sides, through practical cooperation, will work together to build Palestine's economy and contribute to improving the lives of its people. आपके बहुमूल्य सहयोग से टेक्नोलॉजी पार्क कॉम्प्लेक्स की नींव रखी है। हमें आशा है कि दोनों देशों के बीच ये आपसी सहयोग निवेश और व्यापार विनिमय को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन की आजादी और पूर्ण राज्य का पुरजोर समर्थन किया। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति ने आतंकवाद के हर रूप की आलोचना की। We hope to see the realization of a sovereign, independent, united and viable Palestine coexisting peacefully with Israel. 1967 की बाउंड्री से पूर्व 2 राज्यों वाला स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन का समाधान है, जिसकी राजधानी पूर्वी यरूशलेम है, जिसके बाजू में इसराइल का राज्य है और दोनों राज्य शांति और सुरक्षा के वातावरण में अच्छे पड़ोसी की तरह रह सकते हैं। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से भी मुलाकात की। फिलिस्तीन और इजराइल दोनों देशों के भारत के साथ काफी करीबी संबंध रहे हैं। ऐसे में भारत की कोशिश दोनों के बीच संतुलन स्थापित करने की है। इजराइल के साथ भारत के अच्छे संबंधों को देखते हुए फिलिस्तीनियों की इच्छा है कि इजराइल और फिलिस्तीन मामले के हल में भारत भी एक भूमिका निभाए, लेकिन यह भूमिका किस हद तक होगी इसे देखना होगा इजराइल में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई में वहां की यात्रा करेंगे। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन मनोज के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। सीबीआई ने मंगलवार को कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम से जुड़े ठिकानों की तलाशी ली। कार्ति पर आईएनएक्स मीडिया को एफआईपीबी की मंजूरी दिलाने में भ्रष्टाचार का आरोप है। चिदम्बरम ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। मंगलवार को सीबीआई की टीमें पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम से जुड़े कई ठिकानों पर पहुंची। जांच एजेंसी ने मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और गुरुग्राम में तलाशी अभियान चलाया। सीबीआई ने सोमवार को आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी में कथित गड़बड़ियों पर एफआईआर दर्ज की थी। इसमें आईएनएक्स मीडिया के निदेशक इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी के साथ कार्ति का नाम है। ये मंजूरी साल 2007 में मिली थी, तब चिदम्बरम वित्त मंत्री थे। आरोप है कि कीर्ति ने मंजूरी दिलाने में मदद की। We are conducting searches today. We are at the initial stages of investigation. As the evidence comes forth, as the facts come forth, we will definitely be examining and taking all action that is required as per law against those people against whom incriminating evidence comes to light. पूर्व वित्त मंत्री ने आरोपों को पूरी तरह खारिज किया। उन्होंने कहा कि एफबीआई के 5 सचिवों ने मंजूरी देने का फैसला किया और उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं है। कार्ति और उनके दोस्तों को निशाना बनाया जा रहा है। ये मेरी आवाज दबाने की कोशिश है। காழ்ப்புணர்ச்சி மீது என் மீது இந்த ரெய்ட் நடக்கிறது எந்த ஒரு ஆவணத்தையும் அவங்க கைப்பற்றவில்லை என் மீது எந்த ஒரு குற்றச்சாட்டையும் அவங்களால நிரூபிக்க முடியாது எந்த குற்றமும் நான் செய்யவில்லை இது அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சியால் இந்த மத்திய சர்க்கார் என் தந்தை மீது அவருடைய குரலை நசுக்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த முயற்சியை எடுத்துக்கொள்கிறார்கள் सरकार ने आरोपों को पूरी तरह खारिज किया और कहा कि चिदम्बरम को सवालों का जवाब देना चाहिए। निवेश की मंजूरी के लिए क्यों जिन लोगों को मंजूरी मिली उन्होंने कुछ कंपनियों को पैसा दिया जो कंपनियां उस समय के वित्त मंत्री के लड़के की हैं, उनकी मलकियत की है। सवाल वो है और सवाल उसका जवाब जनता चाहती है, देश चाहता है। आईएनएक्स ने 13 मार्च 2007 को एफआईपीबी से मंजूरी मांगी थी।
कंपनी पर आरोप है कि उसने 4 करोड़ 62 लाख रुपए की तय मंजूरी से अधिक 305 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश जुटाया। कंपनी ने विदेशी निवेशकों को 800 रुपए के प्रीमियम पर शेयर जारी किए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के दिल्ली, गुड़गांव समेत 22 ठिकानों पर सोमवार को आयकर विभाग ने छापा मारा। ये मामला 1000 करोड़ की बेनामी लैंड डील से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा आरजेडी नेता प्रेमचंद गुप्ता के बेटे के ठिकानों पर भी छापे मारे गए। इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। आयकर विभाग ने मंगलवार को लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के 22 ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई 1000 करोड़ की बेनामी लैंड डील मामले में की गई है। जांच एजेंसी ने सुबह से दिल्ली, गुड़गांव, रेवाड़ी और दूसरी जगहों पर तलाशी की। आयकर विभाग ने आरजेडी नेता प्रेमचंद गुप्ता के बेटे और दूसरे कारोबारियों के ठिकानों की भी जांच की। इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है। सरकारी तंत्र का न कोई दुरुपयोग है, न किसी को डराने की नीयत है, लेकिन भ्रष्टाचार और लूट की जांच तो होगी ना। चारा घोटाले में गरीबों का चारा लूटा गया कि नहीं लूटा गया, सजा हुई है। छापे के बाद आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने ट्वीट किया कि वो बीजेपी से डरने वाले नहीं हैं, लेकिन उनके बीजेपी को नए गठबंधन के साथी मुबारक हों के ट्वीट को लेकर कयास भी शुरू हो गए हैं, जिसके बाद उन्होंने कहा कि जेडीयू आरजेडी गठबंधन अटूट है। आरजेडी और कांग्रेस ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दिया है। इस प्रकार की गिदर भभकियां जो जुबान बंद करने की कोशिश हो रही है सरकारी तंत्रों के माध्यम से, हमने लालू जी ने खुद ट्वीट करके कहा कि नए अलायंस पार्टनर जो हैं, जो आईटी को अलायंस पार्टनर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जो नया उनका गठबंधन सहयोगी है, वो उनको मुबारक हो। वहीं जेडीयू ने इस पूरे मामले में सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। छापेमारी कर रहा है तो उसका क्या परिणाम है, क्या पर्पस है, ये सारी बातें जब तक सामने नहीं आती है। मीडिया न्यूज में आ रहा 22 जगह छापेमारी हो रहा है, तो कहां 22 जगह आप लोग दिखाएं। सुशील मोदी ने कुछ दिन पहले लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर 1,500 करोड़ रुपए की संपत्ति होने का आरोप लगाया था। बीजेपी के आरोप पर सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि बीजेपी के पास अगर लालू प्रसाद या उनके परिजनों की संपत्ति के खिलाफ कोई सबूत है तो वो जांच एजेंसी के पास जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि रसूखदार लोग का फर्जी कंपनियों के जरिए बेनामी संपत्ति खरीदना काफी गंभीर मामला है। वो आयकर विभाग और सीबीआई के छापे को लेकर जवाब दे रहे थे। Now, people in high positions acquiring assets through shell companies is not a small matter, and I think this is the day of reckoning has come for many. They'll all be accountable. नोटबंदी के बाद देश में टैक्स भरने वालों की तादाद में 91 लाख नए लोग जुड़ गए हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद बेहिसाबी धन सार्वजनिक हो गया है, इस वजह से करदाताओं की संख्या में 91 लाख का इजाफा हुआ है। स्वच्छ धन अभियान यानी ऑपरेशन क्लीन मनी वेबसाइट लॉन्च करने के मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले साल बड़े नोट बंद करने के फैसले से डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिला है, आयकरदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ है और कर राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही नकद लेन देन में भी कमी आई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा की। बैठक के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि वो विपक्ष की तरफ से आम राय से उम्मीदवार उतारने के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि अगले 10 दिनों में उनकी फिर सोनिया गांधी से मुलाकात होगी और इसके बाद नामों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार को भी सर्वसम्मति बनाने का प्रयास करना चाहिए। दरअसल सोनिया गांधी पिछले कुछ दिनों में कई नेताओं से मिल चुकी हैं, हालांकि इन मुलाकातों के बारे में आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है। कोई नाम पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ, कोई चर्चा नहीं हुआ, लेकिन हमें एक चर्चा जरूर किया। राहुल भी थे मीटिंग में, बाद में आया सोनिया जी भी थे। हम लोग ये चर्चा जरूर किया कि हम लोग चाहते हैं ऑपोजिशन को ओर से सब टुगेदरली हम लोग एक कंसेंसस कैंडिडेट चाहते हैं जो देश के लिए बढ़िया होगा। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र की एनडीए सरकार 3 साल पूरे होने पर भी चुनाव में किए गए वादे पूरे नहीं कर पाई है। कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार की नीतियों और कामकाज की खामियां गिनाई। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार के 3 साल पूरे होने पर जश्न पर भी सवाल उठाया। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को आत्ममंथन की सलाह दी है। किसानों के लिए, महिलाओं
कांग्रेस ने केंद्र सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताया और 3 साल होने पर एनडीए सरकार की 30 कमियां गिनाई। मुख्य विपक्षी पार्टी ने बीजेपी की अगुवाई सरकार पर देश में असहिष्णुता का माहौल बनाने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार ने किसानों की बेहतरी, युवाओं को रोजगार देने और महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया है। इस देश में आज किसान बिल्कुल बेहाल है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस चेतावनी को सरकार सुनेगी और आने वाले समय में किसानों के, नौजवानों की भलाई के लिए काम करेगी। कांग्रेस ने एनडीए सरकार की विदेश नीति और आंतरिक सुरक्षा पर सवाल उठाए। चीन हमें चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ हो रहा है, अक्साई चेन में घुसपैठ हो रहा है। पाकिस्तान के साथ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की चर्चा, ग्वादर पोर्ट में निवेश हो रहा है, श्रीलंका में निवेश हो रहा है, बर्मा में निवेश हो रहा है, लेकिन आज हमारी सरकार केवल मूक दर्शक की तरह बैठती हुई है। कांग्रेस ने इन मुद्दों को जनता के बीच ले जाने का ऐलान किया। वहीं सरकार ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया है। Actually become difficult for the Congress to face the people. Instead of introspection about where they are going wrong and why they have lost the faith of the people, I think they are raising non-issues which the nation is not willing to accept. केंद्र सरकार 26 मई को 3 साल होने पर पूरे देश में समारोह आयोजित करने जा रही है। इसके जरिए सरकार जनता को अपनी उपलब्धियां बताएगी। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। खबरें जारी, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। घटम, प्राचीन दक्षिण भारतीय ताल वाद्य। जब बजता है तो सृष्टि के 5 तत्वों धरा, जल, वायु, अग्नि और आकाश के स्वर को इसकी धुन में किया जा सकता है महसूस। घटम पर उंगलियों और हथेली के थाप से उत्पन्न हुई स्वर तरंग पैदा करती है अद्भुत ताल। एमसी मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज, विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3 तलाक को धर्म और आस्था का मसला बताया है। बोर्ड ने कहा कि ये मुस्लिम समाज की 1400 साल पुरानी परंपरा है। बोर्ड ने कहा इसलिए संवैधानिक नैतिकता का सवाल नहीं उठता है। की तरफ से मंगलवार को वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलीलें रखी। उन्होंने 3 तलाक के खिलाफ याचिकाओं को खारिज करने की मांग की। वकील ने कहा कि इस्लाम में महिलाओं को लंबे वक्त से अधिकार मिले हुए हैं। संविधान पीठ गुरुवार से इस मामले की नियमित सुनवाई कर रही है। बैंकों का कर्ज नहीं चुकाने के बाद भगोड़ा घोषित किए गए कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण पर लंदन की अदालत में आज सुनवाई होगी। माल्या को भारत लाने की कोशिशों के बीच हाल ही में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की एक टीम लंदन भी गई थी। भारत सरकार की अपील के बाद पिछले महीने माल्या को लंदन में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें सशर्त जमानत पर छोड़ दिया गया। कोर्ट की अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी माल्या को 10 जुलाई को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। विजय माल्या पर 17 भारतीय बैंकों से 9,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज लेने का आरोप है। माल्या पिछले साल देश छोड़कर ब्रिटेन चले गए थे। जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। नजीब की मां समेत कई संगठनों ने सीबीआई जांच की मांग की थी। पहले यह मामला दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को सौंपा गया था। बाद में इस मामले के लिए एसआईटी का गठन किया गया था, लेकिन एसआईटी को ऐसा कोई सुराग नहीं मिला। कोर्ट ने सीबीआई की जांच पर निगरानी के लिए डीआईजी रैंक के अधिकारी को नियुक्त करने के लिए कहा है। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा मंगलवार को सीबीआई के सामने पेश हुए। उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोपों से जुड़े दस्तावेज सौंपे।
कपिल मिश्रा ने पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर चंदे की रकम में करोड़ों का घपला करने का आरोप लगाया है। सोमवार शाम कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अनशन खत्म कर दिया था। वो 7 मई से अनशन पर बैठे थे। सबूत और डॉक्यूमेंट्स लेकर आए थे और शिकायत लेकर आए थे फर्जी कंपनियों के बारे में, शेल कंपनियों के बारे में, ब्लैक मनी के बारे में, डोनेशन में, चंदे में गड़बड़ी के बारे में। वो हमने अभी सीबीआई को दे दी है। जितने भी भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, अब उन सबकी जांच होती रहेगी। पश्चिम बंगाल के सभी स्कूलों में 10वीं तक बंगाली पढ़ना अनिवार्य होगा। राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी ने यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सीबीएसई और आईसीएसई से संबद्ध स्कूलों में भी ये अनिवार्य होगा। छात्रों के पास 3 भाषा चुनने का विकल्प होगा, जिसमें से एक बंगाली होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बंगाली भाषा को बढ़ावा देने के लिए ये निर्णय लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वोत्तर में धार्मिक अतिवाद को गंभीर समस्या माना है। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते इस पर रोक नहीं लगी तो इससे आतंकवाद बढ़ेगा। गृह मंत्री ने पूर्वोत्तर के पुलिस प्रमुखों और मुख्य सचिवों के साथ बैठक में ये बात कही। उन्होंने इन राज्यों में अवैध हथियारों के प्रसार पर भी चिंता जताई और पुलिस प्रमुखों से हथियार तस्करों पर कार्रवाई करने को कहा। साथ ही सजा की दर बढ़ाने का निर्देश भी दिया। उन्होंने इन राज्यों में सजा की कम दर पर चिंता जताई और कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कानून व्यवस्था पर लोगों का भरोसा उठ जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने मौजूदा वित्तीय साल में भारत की जीडीपी में गिरावट का अनुमान जताया है। यूएन ने मौजूदा वित्तीय साल में भारत की जीडीपी विकास दर का अनुमान घटाकर 7.3% कर दिया है। इस साल जनवरी में यूएन के अर्थशास्त्रियों ने कहा था कि भारत की विकास दर 7.7% रहेगी। ने आगाह किया है कि देश के बैंकिंग क्षेत्र के खराब प्रदर्शन के चलते निकट भविष्य में निवेश में शायद ज्यादा मजबूती न आए। दुनिया की अर्थव्यवस्था पर जारी यूएन की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के बैंकिंग क्षेत्र की बैलेंस शीट दबाव में है। इसका खराब असर देश में निवेश पर पड़ेगा। इसके अलावा नोटबंदी के चलते भी इस साल के विकास दर पर असर पड़ा है। चीन के बेल्ट एंड रोड पर भारत की आपत्ति का श्रीलंका ने समर्थन किया है। श्रीलंका के मंत्री शरत अमनागुमन ने बीजिंग में कहा कि सीपीईसी जम्मू कश्मीर से गुजरता है। ऐसे में भारत की चिंता जायज है और ये भारत के हितों के बिल्कुल खिलाफ है। इसके चलते ही चीन में हुए OBOR सम्मेलन का बहिष्कार किया। शरत अमनागुमन बीजिंग में श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के साथ बेल्ट एंड रोड सम्मेलन में हिस्सा लेने गए थे। उन्होंने कहा कि इस इलाके को जोड़ने में भारत की भूमिका काफी अहम होगी, लेकिन कश्मीर से होकर गुजरने की वजह से भारत के लिए इस परियोजना में शामिल होना मुश्किल है। बात करेंगे खेलों की। महिला हॉकी में आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा मुकाबला होगा। कल न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए दूसरे मैच में भारत बुरी तरह हार गया था। न्यूजीलैंड ने भारत को 8-2 से मात दी। दोनों देशों के बीच 5 मैचों की सीरीज चल रही है, जिसमें तीसरा मुकाबला आज होना है। भारत की लगातार दूसरी हार है। रविवार को खेले गए पहले मैच में मेजबान टीम ने भारत को 4-1 से हराया था। रूस के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी मारिया शरापोवा को फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में खेलने का मौका नहीं मिलेगा। टूर्नामेंट के अधिकारियों ने शरापोवा को वाइल्ड कार्ड एंट्री देने से इनकार कर दिया है। फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम सोमवार से शुरू हो रहा है। 2 बार की विजेता शरापोवा को दोनों ही क्वालिफाइंग राउंड में वाइल्ड कार्ड नहीं दिया गया। फेडरेशन के प्रमुख ने कहा कि चोट के बाद लौटने पर खिलाड़ी को वाइल्ड कार्ड एंट्री दी जा सकती है, डोपिंग से लौटने पर नहीं। प्रतिबंधित ड्रग्स का सेवन करने के चलते शरापोवा पर 15 महीने की पाबंदी लगी थी, जो अप्रैल में खत्म हुई। मंगलवार को डेंगू दिवस के मौके पर बुखार से उबरने और लोगों को जागरूक करने के लिए एम्स ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मौजूद डॉक्टरों ने बताया कि कैसे इस बीमारी की रोकथाम की जा सकती है। हालांकि एम्स के डॉक्टर जिस टीके की बात कर रहे हैं, अब तक उसका सफल परीक्षण नहीं हो पाया है। डॉक्टरों का मानना है कि फिलहाल इस टीके को प्रयोग में लाने से पहले कई और टेस्ट से गुजरना होगा। बात मौसम की करते हैं। केरल में तय समय से 2 दिन पहले मानसून के पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दी। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून 30 मई को यहां दस्तक दे सकता है। आमतौर पर केरल तट पर मानसून पहुंचने की तारीख 1 जून है। मानसून अंडमान सागर में छा चुका है। अंडमान में ये तय तारीख से 3 दिन पहले 14 मई को पहुंचा था। आज
विश्व दूरसंचार दिवस है। 1865 में विश्व दूरसंचार दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी, लेकिन आधुनिक समय में इसकी शुरुआत 1969 में हुई। 2006 से विश्व दूरसंचार, सूचना और सोसाइटी दिवस तीनों को एक साथ मनाए जाने का फैसला लिया गया। आज के दौर में फ़ोन, मोबाइल और इंटरनेट लोगों की ज़रूरत बन गए हैं। सैकड़ों में किसी तक भी अपनी बात पहुंचाई जा सकती है। बीते ज़माने में या कहें प्राचीन युग में संदेश पहुंचाने में कई दिन लगते थे। संदेशवाहक मीलों पैदल चलकर संदेश पहुंचाते थे या कबूतर से पहुंचाए जाते थे। वक्त के साथ साथ संचार के तरीके बदलते गए। टेलीग्राम, चिट्ठियों का दौर आया। इंसान के विकास के साथ साथ संचार के साधन भी प्रगतिशील होते गए। आज आधुनिक युग उस दौर में पहुंच चुका है जहां 4G जैसी तकनीक लोगों के हाथों में है। और अब आखिर में हेडलाइंस। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में तेजी। कोबरा बटालियन का 15 को मार गिराने का दावा। सुकमा हमले में शामिल 8 गिरफ्तार। इजराइल से विवाद सुलझाने के लिए फिलिस्तीन ने मांगी भारत से मदद। प्रधानमंत्री ने कहा, स्वतंत्र फिलिस्तीन को हमेशा समर्थन। विकास और राजनयिक संपर्क पर 5 करार। वन बेल्ट परियोजना पर भारत को श्रीलंका का समर्थन। कहा, कश्मीर को लेकर चिंताएं वाजिब। पाक अधिकृत कश्मीर की वजह से हिस्सा नहीं बना भारत। नोटबंदी के बाद बढ़ी करदाताओं की तादाद। दायरे में आए 91 लाख नए लोग। ऑपरेशन क्लीन मनी पोर्टल की शुरुआत। और संयुक्त राष्ट्र ने घटाया भारत की विकास दर का अनुमान। 7.7 से गिरकर 7.3% रहने की संभावना। बैंकिंग क्षेत्र के खराब प्रदर्शन को बताया वजह। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।